अमर बेल। उमर का कमरा खुलवाते और बेडशीट चेंज करवाते हुए वो खुद भी बुरी तरह उलझी हुई थी। उसका जहन ये समझने से कासिर था कि अंकल अयाज इस तरह किसी का कत्ल कैसे करवा सकते हैं, और वो भी इतनी मामूली बात पर। क्या चंद खबरों को शाया होने से रोकना उनके लिए इतना अहम हो गया था कि उन्होंने एक इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़रूरी समझा, या फिर ये सब उम्र की बदगुमानी और गलतफहमी है? हो सकता है ये सब वाकई किसी गलतफहमी का नतीजा हो। उसने जैसे सोचते सोचते खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। हो सकता है नानू ठीक कह रही हूँ कि उमर वक्त से पहले नताइज अखज़ करने की कोशिश करता है। उसके तो हर एक के साथ इख्तलाफ होते रहते हैं, किसी बारे में भी उसकी राय ठीक नहीं है। जो शख्स हर एक के बारे में ख़राब राय रखता हो, उसकी राय को आखिर कितनी अहमियत दी जा सकती है, और देनी नहीं चाहिए। वो उसके कमरे से निकलने वाली थी जब उमर वहाँ आ गया। क्या रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल है? उसने अंदर आते ही पूछा। नहीं, मैं ला देती हूँ, वो कमरे से निकल गई। किचन में मौजूद फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो जब वापस कमरे में आई तो वो बेड पर बैठा एक सिगरेट सुलगा रहा था। उसने पहली बार उमर को सिगरेट नोशी करते हुए देखा था, मगर उसे हैरानी नहीं हुई। जो ड्रिंक कर सकता है वो इस मौके में तो यकीनन करता होगा। उस पर एक सरसरी नज़र डालते हुए उसने सोचा और रूम रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गई। रेफ्रिजरेटर को ऑन करने के बाद उसने पानी की बोतल अंदर रखी और कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अलीज़ा, उमर ने उसको आवाज़ दी। उसने पलट कर उसे देखा। कुछ देर मेरे पास बैठ सकती हो? उसे थप्पड़ मारे जाने वाले वाक़े के बाद आज पहली बार वो उसे मुखातिब कर रहा था। अलीज़ा का दिल चाहा वो कहे नहीं, मगर वो कुछ भी कहे बगैर उसकी तरफ आ गई। इससे कुछ फासले पर वो बैठ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, उमर ने बिला तवक़्क़ुफ़ कहा। वो उसका चेहरा देखती रही। उमर अब जैसे कुछ लफ्ज़ तलाश कर रहा था। मैं तुमसे मदद करना चाहता था, उसने कहा। अलीज़ा को उसके जुमले की तवक्को नहीं थी। उसने उमर के चेहरे से नज़रें हटा ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस वक्त से ये सब कह रहा था जब वो इस माजरत की तवक्को करना भी छोड़ चुकी थी। क्या नहीं करना चाहिए था? मध्यम आवाज़ में कहते हुए उसने उमर के चेहरे को एक बार फिर देखने की कोशिश की। तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपको हाथ उठाने पर अफसोस है? नहीं, सिर्फ तुम पर हाथ उठाने पर अफसोस है। वो जान नहीं पाई उसकी आंखों में आंसू क्यों आए थे। क्या उसे खुशी हुई थी कि वो उससे माजरत कर रहा था, या फिर उसे ये मलाल हुआ था कि वो इतने लंबे अरसे के बाद उससे माजरत कर रहा था? उसने उमर के चेहरे से नज़रें हटा ली। कम अज़ कम वो अब उसके सामने बच्चों की तरह रोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे बहुत पहले माजरत करना चाहता था, मगर मुझे तुमसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो कहते कहते रुक गया। शर्मिंदगी? अलीज़ा ने सोचा। कम अज़ कम तुम वो वाहिद हस्ती हो जिससे मैं कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। अलीज़ा ने याद करने की कोशिश की कि उमर ने ये जुमला उससे कितनी बार कहा था। वाहिद हस्ती। वो इस बार किसी इल्यूजन का शिकार नहीं हुई। वो अब खामोश था, शायद उसे कुछ सुनना चाहता था। मुझे थप्पड़ मारना पसंद करोगी? अलीज़ा ने बेख्तियार उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका दिल चाहा वो उमर से कहे, तुम भी वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। नहीं, उसने बस इतना कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? उसने पूछा। वो धुएं के मरगोलों में उसका चेहरा देखती रही। उमर, आप सिविल सर्विस छोड़ दें, इससे उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उमर के चेहरे पर उसे हैरानी नजर आई। शायद वो उससे इस मशवरे की तवक्को नहीं कर रहा था। आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, आप वापस अमेरिका चले जाएं, या फिर इंग्लैंड जहां आप पहले काम कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। आप खुद को ज़ाया कर रहे हैं। सिविल सर्विस आपको आपकी सारी खूबियों से महरूम कर देगी। उसने उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। क्या उमर जहांगीर में कोई खूबी है? 5 साल पहले आप ऐसे नहीं थे, मगर अब आप मैं नहीं जानती आपको खुद अंदाज़ा है या नहीं, मगर आप बदलते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वापस चले जाएं, उसने इसरार किया। मैं नहीं जा सकता, उसने नरम आवाज़ में कहा। क्यों? उमर ने एक और सिगरेट सुलगाया। चंद हज़ार रुपए की ये जॉब आपके लिए इतनी बड़ी टेम्पटेशन क्यों बन गई है? बात इस जॉब की नहीं है, बात इस पावर की है।
इस अथॉरिटी की है जो ये जॉब मुझे दे रही है। क्या आपको ज़रूरत है ऐसी अथॉरिटी की? ज़रूरत है। कम से कम अपने बाप के सामने खड़ा होने के लिए मुझे इस अथॉरिटी की ज़रूरत है। मेरे हाथ में ताकत होगी तो वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। कुछ सालों के बाद अंकल जंगीर रिटायर्ड हो जाएंगे, तब आपका और उनका मुकाबला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्या बेहतर नहीं है कि आप इस बेमानी मुकाबले में खुद को ज़ाया ना करें, पहले ही ये सब कुछ छोड़ दें। वो बड़े खलूस से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो अलीज़ा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर इस मैच्योरिटी का क्या फ़ायदा जो इंसान को एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रही। उमर ने सर उठाकर संजीदगी से उसे देखा। तुम्हारा ख्याल है मैं पुरसुकून नहीं हूँ? हाँ, आप पुरसुकून नहीं हैं। जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हो वो ड्रिंक नहीं करता। उसे स्मोकिंग, ये दोनों आदतें आपने अब इख्तियार की हैं। वो उसे कायल करना चाह रही थी। तुम गलत समझ रही हो अलीज़ा। सिविल सर्विस में आने से पहले भी मैं स्मोकिंग और ड्रिंक करता था, उसने इंकशाफ किया। मैं 14 साल की उम्र से ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो अब हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रहा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान कोकेन भी लेता रहा, इसलिए इन चीज़ों का सिविल सर्विस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर 5 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तब तो आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते थे, अलीज़ा ने अकलते हुए कहा। करता था, आदतन नहीं शो किया, मगर जब तक यहाँ रहा अवॉइड करता रहा। अलीज़ा को समझ में नहीं आया वो अब क्या कहे। मगर तुम ठीक कहती हो, मैं पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। वो अब तीसरा सिगरेट सुलगाते हुए इतराफ़ कर रहा था। मगर क्या किया जा सकता है? सिर्फ अथॉरिटी के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आप वापस चले जाएं, कम से कम ये सारी टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। क्या मिलेगा वापस जाकर? क्या है बैर? इंतहाई मादा प्रस्ती। वो उमर की बात पर हैरान हुई। 32 साल की उम्र में क्या उमर अब भी तन्हाई से खौफजदा है? मादा प्रस्ती से डरता है क्या उमर? एक जॉब मिल जाएगी, 2 कमरों का एक कॉबिक जितना अपार्टमेंट, सुबह से रात तक डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए मशीनी ज़िंदगी, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, क्योंकि ज़िंदगी की वो आसाइशात चाहिए जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। पैनी और सेंट जमा करके बनाया हुआ बैंक बैलेंस, नौकरों से महरूम एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर अपने जूते पॉलिश करने से खाना पकाने तक हर काम मुझे खुद करना पड़ेगा, जहाँ पर घर में कुछ मेहमान आ जाने पर मेरी समझ में ये नहीं आएगा कि उन्हें कहाँ बिठाऊं और कहाँ सुलाऊं। तुम तो अपनी मम्मी के पास जाती रही हो, अंदाज़ा कर सकती हो वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मगर सब कुछ हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद आप वहाँ सेटल हो जाएंगे, अलीज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। हाँ, सारी जवानी रुपए के पीछे भागने के बाद बुढ़ापे में मेरे पास इतना रुपया ज़रूर जमा हो जाएगा कि मैं कुछ ना करने के बावजूद भी ऐश कर सकता हूँ। ऐश? वो अजीब से अंदाज में हंसा। मगर ये सब कुछ तो नहीं होगा। ये इल्ज़ामात, वो सब कुछ जो आपको मजबूरन करना पड़ता है, वो तो नहीं करना पड़ेगा। मगर वहाँ मेरे पास वो आसाइशें नहीं होंगी जो यहाँ हैं, और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं इन सब सहूलतों के बगैर नहीं रह सकता। वो उसका चेहरा देखकर रह गई। इन 5 सालों में इतना कुछ बना लिया है मैंने, पाकिस्तान से जाकर अगले 10 सालों में भी नहीं बना सकता। मगर ज़मीर पर बोझ को ज़िंदा रहना आसान है? ज़मीर? वो हंसा। इस नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। वो अंदाज़ा नहीं कर सकती वो किस पर हंस रहा था। इस सदी में ज़मीर को लेकर कौन फिरेगा अपने साथ? कम से कम मेरे जैसा शख्स नहीं, जिसकी परवरिश हराम पर हुई हो, जिसके खून में हराम की इतनी आमेज़श हो चुकी हो कि वो ना हलाल खा सके न कमा सके। ज़मीर का कोई बोझ नहीं है अलीज़ा मेरे कंधों पर। वो उसे पहली बार बेबस नज़र आ रहा था। ज़मीर अगर इस सदी में भी कुछ लोगों के पास होता है तो उसका वो हाल होता है जो शहबाज मुनीर का हुआ। अलीज़ा को उसके चेहरे पर कुछ साए लहराते नजर आए। वो अब एक और सिगरेट सुलगा रहा था। 1 हफ्ता पहले बेटा पैदा हुआ उसके यहाँ, अभी उसने नाम नहीं रखा था उसका। वो अब जैसे एतराफ़ कर रहा था, पिछले 10 साल से मेरी दोस्ती थी उसके साथ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था।
डिग्री लेने के बाद अगले दिन मुंह उठाकर पाकिस्तान आ गया। स्कॉलरशिप मिल रहा था मज़ीद तालीम के लिए, नहीं लिया। वो उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी से जॉब की ऑफ़र हुई, यहाँ नहीं करनी। उसे अंदाज़ा था वो खिड़की के पास क्यों चला गया था। उसकी आवाज़ अब भराने लगी थी। वो अब रुक कर बात कर रहा था। जिससे मोहब्बत की उससे शादी भी नहीं की। उसके साथ कैलिफोर्निया में पढ़ती थी वो लड़की। उसके साथ पाकिस्तान आने को भी तैयार थी। मैंने उससे कहा, पाकिस्तानी लड़की है, तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाकर एडजस्ट हो जाएगी, फिर क्या मसला है। वो कहने लगा, एडजस्ट नहीं होगी, 2 माह रहेगी, 4 माह रहेगी, 6 माह बाद शोर करेगी वापस जाना है। फिर ये बताना शुरू कर देगी कि मैं अमेरिका में कितना कमा सकता हूँ और पाकिस्तान में कितना कमा रहा हूँ। फिर रोएगी और कहेगी मैं उसे तकलीफ़ दे रहा हूँ और मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये वहाँ जाकर रोएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। फिर शायद उसके लिए सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊँ, और ये सब मैं नहीं चाहता। बेहतर है कल रोने की बजाय ये आज रो ले, गालियाँ दे ले मुझे, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेगी। मैं भी पाकिस्तान जाकर कुछ अरसे के बाद वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लूँगा, और कुछ भी हो कम से कम वो पाकिस्तान छोड़ने के बारे में नहीं कहेगी मुझे। वो खामोश हो गया। अलीज़ा उसकी पुश्त को देखती रही। एक ही जुमला होता था उसकी ज़ुबान पर, पाकिस्तान जाना है, ज़रूरत है मेरे मुल्क को मेरी। उसके फादर भी जर्नलिस्ट हैं और उसकी इस ब्रेन वॉशिंग के ज़िम्मेदार भी। मैंने 3 न्यूज़पेपर्स के एडिटर से कांटेक्ट किया पापा के बारे में, वो सारे सबूत शाया करवाने के लिए। 3 बड़े न्यूज़पेपर्स जिनका दावा है कि वो सच के अलावा कुछ शाया नहीं करते। तीनों के एडिटर्स ने माजरत कर ली। वो बात करते करते रुक गया। जहांगीर मास के बारे में खबर शाया करने के लिए जिस हौसले और जुर्रत की ज़रूरत थी वो उनमें नहीं थी। सच के नाम निहाद अलंबरदारों के पास। फिर मुझे शहबाज मुनीर याद आया, और अब मुझे पछतावा है कि काश मैं उसे वो सब कुछ ना भिजवाता, या फिर वो भी दूसरों की तरह इनकार कर देता तो शायद आज जिंदा होता। खबरों का क्या है, सिर्फ खबरें लगने से किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदला करती। मगर वो ऐसा नहीं सोचता था। ज़मीर था उसके पास इसलिए, और उस ज़मीर ने उसे मौत दे दी। वो एकदम खामोश हो गया। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो उससे क्या कहे। कि उसे ये बता दे कि नानू की तरह उसे भी इस बात पर यकीन नहीं था कि अयाज़ अंकल ने इतनी मामूली बात पर इतना बड़ा कदम उठाया होगा। मगर उमर के लहजे का एतमाद और यकीन हमेशा की तरह उसकी राय को मुतज़लज़ल कर रहा था। उमर, क्या आपको यकीन है कि अंकल अयाज़? अलीज़ा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उमर एक गहरी सांस लेकर पलटा। कुछ कहे बगैर वो एक बार फिर बेड पर आकर बैठ गया। अलीज़ा ने अपना सवाल नहीं दोहराया। अब आप क्या करेंगे? वो अभी खामोश था। अलीज़ा को एकदम यूँ लगा जैसे वो ज़हनी तौर पर कहीं और पहुंचा हुआ है। वो परेशान था, वो उलझा हुआ था, या फिर वो अपने लिए आगे की हिकमत अमली तय कर रहा था। अलीज़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकी। अगली सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। उमर देर से उठा था। नाश्ते की मेज़ पर तीनों ने बड़ी खामोशी के साथ नाश्ता किया। 12 बजे के करीब अलीज़ा ने पोरज में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। उमर लाउंज में न्यूज़पेपर्स देख रहा था और उठकर बाहर निकल गया। नानो भी उसके पीछे निकल गई। कुछ देर के बाद उसने अंकल अयाज और जहांगीर अंकल के साथ नानो और उमर को दोबारा लाउंज में आते देखा। उमर के चेहरे पर तनाव की कैफियत थी जब अंकल अयाज और अंकल जहांगीर बहुत पुरसकून नजर आ रहे थे। रस्मी अलैक्स के बाद वो लाउंज में उठकर किचन में आ गई। नानो ने उसे दोपहर का खाना अपनी निगरानी में तैयार करवाने का कहा था। उमर और नानो लाउंज में ही थे। किचन में इन सब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुनी जा सकती थी, और वो चाहते हुए भी लाउंज से आने वाली आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। जहांगीर अंकल के बरक्स अंकल अयाज का बात करने का एक मखसूस अंदाज था। वो बहुत नरमी से बात करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट मौजूद रहती थी, और ये मुस्कुराहट कई बार सामने बैठे हुए शख्स के लिए खासी सब्र आजमा साबित होती थी। वो बहुत लाइट मूड में बात किया करते थे और अक्सर बेमानी और बेमकसद बातों से गुफ्तगू का आगाज़ करते थे। इस वक्त भी अंदाज यही हो रहा था। ब्लू कलर बहुत सूट करता है तुम्हें, वो उमर से कह रहे थे। क्यों जहांगीर, ये उमर कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं हो गया, या फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है? मैंने कुछ शर्ट्स मंगवाई हैं चंद दिन पहले, अभी वापस इस्लामाबाद जाते ही तुम्हें भिजवा दूंगा, वो इंतहाई खुशगवार अंदाज में कह रहे थे। इस्लामाबाद से यही बताने आप यहाँ आए हैं? उमर ने किसी तमहीदी गुफ्तगू के बगैर कहा। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए आए हैं।
बच्चों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। मैं जहांगीर को ख़ास तौर पर साथ लेकर आया हूँ कि वही तय करो अपने प्रॉब्लम्स। क्यों सारी फैमिली को मुसीबत में डाल रहे हो? अब ये तुम्हारे सामने बैठा है, जो कुछ कहना है कहो, मगर बात ख़त्म करो। मम्मी, लंच में क्या बनवा रही हैं? अयाज हैदर ने कमाल महारत के साथ एक मौजू से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर आते हुए कहा। वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे इस झगड़े की सिरे से कोई अहमियत ही नहीं थी और वो दर हकीकत किसी फैमिली गेट टुगेदर में शिरकत के लिए आए थे। आपको पता है आपने क्या किया है? मैंने? अंकल अयाज ने कुछ चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा। शहबाज को कत्ल करवा दिया आपने? ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये तुम्हारी ज़िद और हठ धर्मी की वजह से हुआ है। अंकल जहांगीर ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। उमर ने दुरुस्ती से उन्हें टोक दिया। नानू को अंकल जहांगीर के इस एतराफ़ से जैसे कोई शौक लगा था और कुछ यही हाल किचन में मौजूद अलीज़े का था। उमर के कियास सिर्फ कियास नहीं थे। तुम कुत्ते की वो तुम हो जो हमेशा टेढ़ी रहती है। यहाँ तुम्हारे पास मैं कोई मिन्नत समाजत करने नहीं आया। तुम्हारे जैसे मामूली जूनियर अफसर की औकात क्या है मेरे सामने? तुम्हारा दिल चाहे तो किसी दूसरे शहबाज मुनीर की खिदमत हासिल कर लेना और नतीजा देख लेना। उसकी बात के जवाब में जहांगीर माज ने बेहद सर्द और तल्ख लहजे में उससे कहा। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, अंकल अयाज ने बर वक्त मुदाखलत की। क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं तुमने? जहांगीर, मैं तुम्हें यहाँ उमर से लड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। उमर तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिएगा। उमर ने उसकी बात के जवाब में कहा। आपने शहबाज को कत्ल क्यों करवाया? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे? डॉक्यूमेंट्स तो अब भी मेरे पास हैं। मैं कल किसी और न्यूज़पेपर को दे दूंगा। आप मुझ पर कितनी निगरानी करवा सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास? जहांगीर के कुछ फॉरेन अकाउंट्स की तफसीलात, कुछ और डील्स की तफसीलात। बस? अयाज हैदर का लहजा यकदम बदल गया। मेरे पास तुम्हारे सारे अकाउंट्स की तफसीलात हैं। उनको कैसे जस्टिफाई करोगे? जब अपना हिस्सा ले चुके हो तो इतना शोर करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें यकीन तो दिला रहे हैं कि इंक्वायरी भी शुरू नहीं होने देंगे। आप यहाँ मुझे धमकाने आए हैं? इस पर उमर ने बुलंद आवाज़ में कहा और अलीज़ा ने अंकल अयाज को जवाबन उससे भी बुलंद आवाज़ में बोलते सुना। मेरे सामने गला फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहांगीर नहीं हूँ कि तुम्हारी बकवास और बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लूँगा। आवाज़ को आहिस्ता रख कर बात करो। 4 साल से मेरे ख़ानदान ने जो इज़्ज़त बनाई है उसे तुम जैसे बेवकूफ़ शख्स के हाथों तबाह होने तो मैं नहीं दूँगा। कल भी तुम्हें खासा समझाने की कोशिश की मैंने। आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए जहांगीर को यहाँ लेकर आया हूँ, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। बड़े ख़ानदान अपना नाम और वक़ार बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ मांगते हैं और ख़ानदान का नाम बचाने के लिए शहबाज मुनीर की जगह उमर जहांगीर भी हो सकता है। इस ख़ानदान को उमर जहांगीर के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात तुम अच्छी तरह याद रखो। लीज़ा ने अयाज अंकल को बुलंद आवाज़ में इस तरह बात करते पहली बार सुना था। बुलंद आवाज़ उसके लिए इतनी हैरानकुन नहीं थी जितना उनका गुस्सा था। उसका ख्याल था उमर जवाबन ज़्यादा तल्ख और बुलंद आवाज़ में बात करेगा। शायद वो चाहती भी यही थी, मगर उसकी तवक्को के बरक्स लाउंज में अब बिल्कुल खामोशी थी। उसे हैरत हुई, उमर चुप क्यों हो गया है? उसने सोचा। उमर अगले कई मिनट खामोश रहा। मेरे ख़ानदान का नाम मेरे लिए किसी फ़ख्र का बाइस नहीं है। तुम्हारे लिए इस नाम की कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस ख़ानदान का नाम ही तुम्हें बचाए हुए है, वरना तुम्हारे जैसे सैकड़ों अफसर यहाँ रुलते फिरते हैं क्योंकि उनके पीछे ख़ानदान होता है, ना ही दौलत। सिर्फ मेहनत होती है या फिर काबिलियत, और ये दोनों वो पर हैं जो ब्यूरोक्रेसी के आसमान पर प्रवास करना नहीं सिखाते। अलीज़ा ने इस बार अंकल अयाज को कतरे हल्के लहजे में बात करते सुना। जिन ओहदों पर तुम रह चुके हो वहाँ काम करने के लिए लोग उम्रें गुजार देते हैं। बाकी बातों को तो छोड़ो। ये जो फॉरेन सर्विस से छलांग लगाकर तुम फ़ौरन पुलिस सर्विस में आ गए हो, इसमें कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हायल होते हैं, इसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो। उमर उनकी बात के जवाब में एक बार फिर खामोश रहा। अलीज़ा को मायूसी हुई। रात को जिस तरह वो शहबाज के बारे में बात करते हुए जज्बाती हो रहा था, अब उसके लहजे में इस अफसरदगी या जज्बातियत का नामो निशान भी नहीं था। लाउंज में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर उसने अंदर कुछ सरगोशियाँ सुनी। अब मध्यम आवाज़ों में अंकल जहांगीर और अंकल अयाज के दरमियान कुछ बात हो रही थी। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो बात सुन सकती थी न समझ सकती थी। उसे तजस्सुस हो रहा था आखिर अंकल अयाज अब उमर से क्या कह रहे थे जो वो इतनी खामोशी से सुन रहा था।
मैं वो मैगज़ीन ज्वाइन करना चाहती हूँ जिसके बारे में तुम उस दिन बता रही थी। उस दिन शाम को वो शहला से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये यकदम तुम्हें मैगज़ीन कैसे याद आ गया? शहला ने कुछ हैरान होकर दूसरी तरफ से पूछा। बस वैसे ही, मैं घर पर बैठे बैठे बोर होने लगी हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ किया जाए, उसने कहा। मगर यार, मैं तो कोई एनजीओ ज्वाइन करने का सोच रही थी। आखिर हमारे सब्जेक्ट का ताल्लुक तो ऐसे ही कामों से बनता है। ये जर्नलिज्म बीच में कहाँ से आ गई? शहला ने अपना प्रोग्राम बताया। तो ठीक है, तुम एनजीओ ज्वाइन कर लो, मगर मैं तो ये मैगज़ीन ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन पहले तो तुम्हारा इरादा भी एनजीओ के लिए काम करने का ही था। हाँ, पहले था, लेकिन अब नहीं। क्यों, अब क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कहीं तुम्हारे कज़न ने फिर तुम्हें कोई लेक्चर तो नहीं दिया? शहना फिर मशकूक हुई। नहीं, उमर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर बस मैंने खुद ही अपना इरादा बदल दिया। एनजीओ के लिए भी काम करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद। यार, तुमने तो मेरा प्रोग्राम भी डामाडोल कर दिया है। क्यों, तुम्हारा प्रोग्राम क्यों डामाडोल हो रहा है? तुम जानती हो, मुझे हर काम तुम्हारे साथ करने की आदत है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैगज़ीन ज्वाइन कर लो और मैं एनजीओ के साथ धक्के खाती फिरूं? तो फिर तुम भी मैगज़ीन ज्वाइन कर लो, इंजॉय करोगी। वैसे भी फैशन मैगज़ीन है, काम दिलचस्प है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। शैला ने हामी भरी। सोचो मत, बस कल चलते हैं वहाँ, अलीज़ा ने कहा। इतनी जल्दी? हाँ, इससे पहले कि वो जॉब्स किसी और को मिल जाए, हमें वहाँ बात कर लेनी चाहिए। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जॉब ना भी मिली तो कहीं और ज़रूर मिल जाएगी। पापा के इतने ताल्लुकात ज़रूर हैं, शैला ने उसे तसल्ली दी। जो जॉब ताल्लुकात इस्तेमाल करके मिले, वो भी कोई जॉब है? मज़ा तो तब है कि हम अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करके ये जॉब हासिल करें, अलीज़ा ने फ़ौरन कहा। ठीक है यार, चलो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर कल कितने बजे आऊँ? शहला फ़ौरन मान गई। 9 बजे मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। अलीज़ा ने प्रोग्राम सेट करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। पेपर से फारिग होने के बाद आजकल वो घर पर ही थी और कुछ दिन पहले शैला ने उसे एक फ़ैशन मैगज़ीन से निकलने वाली कुछ जॉब्स के बारे में बताया था। अलीज़ा ने फौरी तौर पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसे जर्नलिज्म का शोबा कभी भी इतना पसंद नहीं आया था कि वो उसे अपनाने का सोचती। उसका ख्याल था कि वो रिज़ल्ट आने के बाद किसी अच्छी एनजीओ के साथ मुंसलिक होकर काम करेगी, मगर शहबाज मुनीर वाले वाक़े के बाद एकदम ही उसे जर्नलिज्म में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। यही वजह थी कि आज उसने शहला को फ़ोन करके इस जॉब के बारे में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। वो नहीं जानती थी कि नानो का इस कदम के बारे में क्या रद्द-ए-अमल होगा, मगर पिछले बहुत से सालों से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने बहुत से फैसले खुद करने लगी थी। ख़ास तौर पर नाना की डेथ के बाद नानो ने उसकी ज़िंदगी में पहले की तरह मुदाखलत करना छोड़ दी थी। उसे नानो की तरफ से किसी मुखालफत की तवक्को नहीं थी, और अगर नानो मुखालफत करती तो भी उन्हें कायल करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार थी।